स्वागत है आप सभी को अवैध यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के। आज हम लोग पीटी 365 में उस टॉपिक को देखने वाले हैं जो पर्यावरण के सुर्खियों में रहे कुछ संगठन है। ठीक है, तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट का जो पीटी 365 आ गया हुआ है विजन का, उसमें सुर्खियों में रहे कुछ संगठन है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप अगर पढ़ते होंगे, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में और इकोलॉजी में देखे होंगे, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में कि साइट जैसी संस्थाएं, IUCN जैसी संस्थाएं, ठीक है, WWF जो है वो संस्थाएं, WPS संस्थाएं, तो ये सब जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप अगर यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अगर एसएससी की तैयारी करें तो उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में जानने वाले, ये सब संगठन है, इनके संगठन के बारे में जानने वाले हैं कि ये चर्चा में क्यों है और इनका परिचय देखेंगे कि यह क्या है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, पर्यावरण में किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे वाले हैं। तो जैसे कि पहला जो अगर हम संगठन देखेंगे तो साइट संगठन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वन्य जीवों के एवं वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ठीक है, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है, जिसको लुप्त होने के कगार पे है, उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होती है उन पे कन्वेंशन किया जाता है और उनके संरक्षण के लिए कौन सी नियम कानून बताए जा रहे हैं इसके बारे में जो साइट तैयार करती है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जो साइट है, साइट्स उनका संगठन है जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हेडक्वार्टर के बारे में जान लिए। उसके बाद जैसे कि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा साइट निम्नलिखित में से साइट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा। उसके बाद इसका परिचय अगर देखते हैं कि साइट का परिचय देखते हैं तो साइट का परिचय क्या है, तो यह एक राष्ट्रीय सरकारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न पहुंचे। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि यह जो है राष्ट्रीय सरकारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न पहुंचे। इसलिए इसका मतलब इसलिए इसको संगठन को बनाया गया है। यानी जो कोई भी अगर विलुप्त होने के कगार पे है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार होता है वो व्यापार न हो, जिससे इसका अस्तित्व बना रहे। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका जो उत्पत्ति हुआ यानी स्थापना हुआ तो IUCN के एक संकल्प के द्वारा 1963 में इसका मसौदा तैयार किया गया था और यह कन्वेंशन 1975 में लागू हो गया था। ठीक है, अगर इसके पक्षकार देश के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से देश है, जैसे कि भारत सहित जो है, भारत एक पक्षकार है, भारत सहित 184 देश है। ठीक है, उसके बाद साइट्स प्रशिष्ट, ठीक है, साइट्स प्रशिष्ट देखे होंगे अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें हम देखे थे गेंडा, हाथी, घड़ियाल, इन सब को देखे थे, जैसे शेर हो गया। ठीक है, और भी क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे थे, बहुत सारे हम पीछे अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें साइट्स के प्रशिष्ट 1 में रखा गया है, प्रशिष्ट 1 में रखा गया है, प्रशिष्ट 2 में रखा गया है, प्रशिष्ट 3 में रखा गया। तो ये प्रशिष्ट 1, प्रशिष्ट 2, प्रशिष्ट 3 क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि साइट प्रशिष्ट क्या है, तो इसमें प्रजातियों को उनके अधिक उपयोग की स्थिति के अनुसार आवश्यक सुरक्षा, ठीक है, स्तर पर प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यानी इसकी जो आवश्यकता यानी सुरक्षा की आवश्यकता के अनुरूप इसके प्रशिष्ट के में वर्गीकृत किया जाता है और किसको किस श्रेणी में रखा जाएगा इसके बारे में हम देखेंगे कि यानी किसको, यानी इस पे कितना अस्तित्व को बनाए रखना है, किसको कितना संरक्षण की जरूरत है, उसको इस हिसाब से कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रशिष्ट 1 श्रेणी है, प्रशिष्ट 2 श्रेणी है और प्रशिष्ट 3 श्रेणी है। ठीक है, तो प्रशिष्ट 1 में किन जीव जंतुओं को रखा जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल है जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध है। कह रहा है कि प्रशिष्ट 1 में उन प्रजातियों को रखा जाता है, ठीक है, जिनके विलुप्ति के खतरा मंडरा रहा है और या जो विलुप्त हो चुके हैं इसको भी शामिल किया गया है प्रशिष्ट 1 में। तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वाणिज्यिक
व्यापार होता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि आप शेर के बारे में बात करते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करते हैं, या हाथी, गेंडा जो भी है, ठीक है, जो परिशिष्ट में, तो इसके अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा है, बिल्कुल मंडरा रहा है, क्योंकि इनकी संख्याओं में दिन पर दिन क्या होता है, कमी आता जा रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो जैव विविधता है, ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके जो उसको बनाए रखने के लिए इन सब जीवों को बहुत होना बहुत जरूरी है। और अगर इसमें कमी आता चला जाएगा तो हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा ना। इसीलिए इनके लिए क्या है कि इसको परिशिष्ट वन में शामिल किया जाता है, ताकि इसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वाणिज्यिक व्यापार होता है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके और इसके जो विलुप्ति का खतरा है वह कम किया जा सके। उसके बाद परिशिष्ट 2 में किसको शामिल किया गया है, तो परिशिष्ट 2 में इसमें शामिल प्रजातियां वर्तमान में खतरे में नहीं है, लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इन प्रजातियों को के व्यापार में के लिए निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इनके लिए आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि इसको परिशिष्ट 2 में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिसको वर्तमान में खतरा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, ठीक है, यह है ना, कह रहा है ना, खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इनकी प्रजातियों पे व्यापार के लिए जो निर्यात परमिट है या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर आप परमिट निर्यात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिट की जरूरत है, और सरकार देखेगा कि आप इसके निर्यात कर सकते हैं या नहीं। अगर वो अलाउ करता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आयात परमिट पे इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई देश इसको आयात करना चाहता है इसको संरक्षण देने के लिए, तो उसके लिए कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कह रहा है परिशिष्ट 3 में किसको शामिल किया गया है, तो साइट से किसी पक्षकार देश के अनुरोध पर, जैसे कि कोई साइट्स के कोई बहुत सारे सदस्य देश है, जैसे कि 184 सदस्य देश है, उसमें से कोई देश कहता है कि हमारा इस प्रजाति की विलुप्ति के कगार पे है, इसके लिए आप इसको कुछ संरक्षण दीजिए, तो उसको परिशिष्ट 3 में रखा जाता है। इतना समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। उसके बाद ताकि ऐसी प्रजातियों के असंधारणीय या गैर कानूनी उपयोग को रोका जा सके, इन प्रजातियों के व्यापार के लिए उचित परमिट या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर उसके बाद जब कोई देश इसको परिशिष्ट 3 में रखा देता है साइट के, तो उसके बाद अगर इस पे व्यापार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता होती है और या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही आप इसके बारे में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखते हैं क्या, इसकी रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो साइट्स रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर्स रिपोर्ट तैयार करती है। एक और है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। 2 प्रकार के रिपोर्ट इसमें साइट्स में निकाले जाते हैं। उसके बाद अगला क्या है कि जो IUCN के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। IUCN के रेड लिस्ट सबसे हमेशा चर्चा में रहता है। रेड लिस्ट में बहुत सारे श्रेणी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वनरेबल। उसके बाद है क्या कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत सारे श्रेणी है, ठीक है, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो इसके बाद क्या है कि जो IUCN है वो है क्या, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है, और जो जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। इसके परिचय की अगर हम बात करें तो परिचय में क्या है कि IUCN प्रकृति के संरक्षण और संधारणीय संसाधन उपयोग पर केंद्रित पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है। और जब आज तक में जितने भी संगठन यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जितने भी संगठन का स्थापना किया गया है, उसमें से पहला IUCN है, जिसको 1948 में ही स्थापित किया गया था, गठित किया गया था, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। उसके बाद इसकी सदस्यता की अगर हम बात करें तो सरकारें हैं, बहुत सारे देश हैं। उसके बाद गैर सरकारी जो संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देती है। उसके बाद क्या है कि अनुसंधान संस्थाएं, जो रिसर्च संस्थाएं हैं, वो सब भी इसमें शामिल है, इनके सदस्य हैं ग्रहण। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी चीज़ का उद्देश्य, ठीक है। जैसे IUCN का उद्देश्य क्या है, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता संरक्षण, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी नीतियों को आकार देना, ठीक है। पहला क्या है उद्देश्य कि जैव विविधता संरक्षण करना, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना। उसके बाद संधारणीय विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण संबंधी जो नीतियाँ तैयार की जाती है उसका आकार देना होना।
उसके बाद मुख्य पहले इसके क्या क्या है, यानी क्या क्या इसका पहल है या क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो IUCN जो ग्रीन लिस्ट है, ठीक है, उसमें यह प्रभावित संरक्षण क्षेत्रों को मान्यता देती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, संरक्षण संबंधित जो संवाद के लिए वैश्विक मंच तैयार किए जाते हैं। उसके बाद प्राकृतिक जो आधारित समाधान, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्राकृतिक आधारित उपायों का उपयोग जो है यह इनकी IUCN की मुख्य पहल है। उसके बाद इसकी रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, यानी इसका एक रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों को। उसके बाद रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र अगर हम डालते हैं तो कह रहा है कि कृषि सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% प्रजातियों को खतरे में डालती है, कृषि डालती है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, कृषि के कह रहा है कि कृषि जो IUCN के जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसके लाल सूची में जो शामिल है उसके 34% जो है प्रजाति वो कृषि की वजह से सिर्फ खतरे में डालती है। उसके बाद IUCN की जो लाल सूची में शामिल लगभग 17% प्रजातियों के, ठीक है, 17% प्रजातियों के पर्यावास के रूप में कृषि भूमि के दर्ज किया गया। और कृषि भूमि IUCN की जो लाल सूची है उसमें शामिल जो है 17% प्रजातियों के पर्यावास जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके रूप में कृषि भूमि को दर्ज किया गया है। उसके बाद प्रोटेक्टेड जो प्लैनेट रिपोर्ट है, इसका क्या काम है, तो प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्रों को प्रभावशीलता का आकलन करना इस रिपोर्ट का काम है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के लिए जो प्रकृति आधारित समाधान है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज, उसमें जलवायु परिवर्तन के समाधान में प्राकृतिक अनुकूलन के उपायों को बढ़ावा देना इस रिपोर्ट का पहल है, ठीक है। तो ये सब हम देख लिए। उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, यानी ये बाद में नाम ऐड किया गया इसको, यह पहला नाम था और उसके बाद ये बाद में इसको नाम चेंज किया गया। अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में अगर बात करते हैं WWF के, तो इसका ग्लैंड है, यानी ये भी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। परिचय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, यानी यह एक गैर लाभकारी संगठन, इसमें लाभ की यानी ये लाभ नहीं करती, यानी NGO टाइप का है। उसके बाद यह संगठन लगभग 100 देशों में कार्य कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ऐसे नवीन समाधान विकसित करना और उनका लाभ पहुंचाना जो समुदायों, वन्य जीवों और उनके निवास स्थानों की रक्षा करें, ठीक है, WWF का। उसके बाद इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति 1961 में स्विट्जरलैंड के मोरगेस, ठीक है, स्थित IUCN के मुख्यालय में विश्व वन्य जीव कोष के रूप में की गई थी, ठीक है। यानी इसकी स्थापना जो हुई 1961 में की गई थी, स्विट्जरलैंड में की गई थी। स्विट्जरलैंड के कहाँ, मोरगेस में की गई थी, जो IUCN के मुख्यालय में विश्व वन्य जीव कोष के रूप में की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1985 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया, ठीक है, जो ऊपर में हम लोग देखे थे। उसके बाद कब नाम चेंज किया गया, 1985 में। WWF जो है WWF इंडिया की स्थापना 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया है। उसके बाद यह विश्वव्यापी आंदोलन अर्थ आवर का आयोजन करता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि पिछली बार 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को शायद, हाँ, पिछले 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर दिवस मनाया गया था, जिसमें से 1 घंटे के लिए लाइट को यानी मतलब ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह विश्वव्यापी आंदोलन अर्थ आवर को आयोजन करता है, कौन करता है, तो ये WWF करता है। उसके बाद उत्पत्ति इसकी कब हुई, कि उत्पत्ति की बात करें तो 2007 में सिडनी में लाइट्स ऑफ मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, ये जो भारत में भी पिछली बार 23 मार्च को किया गया था, ठीक है, हम याद कर पा रहे हैं अगर तो। और हर साल अलग अलग देशों में स्थानीय समय अनुसार मार्च माह में मनाया जाता है। और हम देखें, हमको याद हल्का सा कि शायद 23 मार्च को ही 8 बजे से लेकर के 9 बजे रात में, यानी रात के 1 घंटा, ठीक है, अर्थ आवर मनाया गया था, जिसमें सभी लाइटें ऑफ की गई थी।
उसके बाद रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में अगर बात करें, यानी अगर लाइट ऑफ के बारे में करते हैं तो ये सभी लोग नहीं करते हैं ऐसा, इस तरह से माना जाता है कि जैसे कि सरकार की जो मेन ऑफिस होती है उसमें किया जाता है जो सरकार से संबंधित है, ठीक है, आम लोग ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है कि रिपोर्ट अगर सूचकांक की बात कर रहे हैं तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं तो कह रहा है कि अब पिछले 50 वर्षों में यानी 1970 से 2020 में वन्य जीव आबादी में यानी 73% की गिरावट आई है, ठीक है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में पिछले 50 वर्षों में कितना 73 वन्य जीव की आबादी में 73% जो है गिरावट आई है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ताजे जल में रहने वाले जो जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है, उसके बाद स्थलीय और समुद्री जीवों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिलती है। कह रहा है कि जो 50 वर्षों में लगभग 73% जो है आबादी वन्य जीव आबादी जो है उसमें गिरावट आई है। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार। और सबसे ज़्यादा ताजे जल में जो रहने वाले जीव है उसकी संख्याओं में गिरावट आई, जैसे नदी में, झील में, ठीक है। तो इन सब जो रहने वाले जो जीव है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। उसके बाद स्थलीय में, उसके बाद समुद्री जीवों में। उसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न को अपना लेती है, यानी कह रहा है कि भारत में जिस तरह से उपभोग का पैटर्न है, अगर दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न को अपना लेती है तो 2050 तक एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। उसके बाद है आगे, उसके बाद जलवायु परिवर्तन के बारे में हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी नेशनली जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है। तो आई थिंक हम इसको अगले वीडियो में देखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, नहीं तो देख लेते हैं, ये भी एक ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं हुई है, कुछ देर का ही अभी। उसके बाद कल हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो विषय में और पहले देख लेंगे, जिसमें COP29 के बारे में आप लोग जानते हो, UNFCCC का है जो COP29 हुआ है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं क्या कि पेरिस समझौते के अनुसार, ठीक है, जो NDC है, ठीक है, NDC है राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है, उसमें कह रहा है कि पेरिस समझौते के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को अपना NDC तैयार करना और उसे प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य है, ठीक है। हम भारत के बारे में भी देखेंगे, भारत का क्या अपना योगदान रहा है। भारत ने 2015 में अपना पहला NDC पेश किया था और अगस्त 2022 में भारत के NDC को अपडेट किया गया था। इसके बाद 2030 के लिए जो मात्रात्मक लक्ष्य यानी क्वांटिटेटिव टारगेट है सभी देशों को दिया गया है, उसमें जो लक्षित मापदंड है उसमें 2005 के स्तर पर तुलना में GDP के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है। पूर्ववर्ती जो NDC 2015 का था उसमें था 33 से 35% की कमी करना था। अपडेटेड जो NDC 2022 में है वह है कि 45% की कमी करना है, किसमें? उत्सर्जन तीव्रता में। उसके बाद प्रगति की बात करें तो 2005 से 2019 के बीच में 33% की कमी हुई है, ठीक है। उसके बाद गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन, ठीक है, कुल विद्युत का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना, जिसमें से पूर्ववर्ती जो NDC 2015 का जो लक्ष्य था भारत में वह 40% था, जो अपडेटेड NDC 2022 है वो 50% है, और इसमें जो प्रगति हुई है जो 43.81% हासिल कर किया गया है अक्टूबर 2023 के तहत। उसके बाद अतिरिक्त वन्य और वृक्ष आवरण की सहायता से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, जिसमें 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। उसके बाद 2015 के समान था और इसमें प्रगति का कोई शो नहीं है। उसके बाद नोट अगर हम बात करते हैं तो भारत ने 2022 में अपने अपडेटेड NDC में अपने गुणात्मक लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करने की कुंजी के रूप में एक जन आंदोलन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली को शामिल किया है। संबंधित अवधारणा अगर हम बात करते हैं तो भारत का पंचामित्र जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको UPSC में पूछ सकते हैं। जैसे ग्लासगो में आयोजित जो COP26 शिखर सम्मेलन था, भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु कार्रवाइयों
पंचामृत की घोषणा की थी, जिसमें अगर हम पहला बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना। ठीक है, जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है, ठीक है, जैसे सोलर ऊर्जा है, उसको बढ़ाकर कह रहा है कि 500 गीगावाट करना, कब तक, 2030 तक। उसके बाद 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा के रूप में पूरा करना। उसके बाद 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना। उसके बाद 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना, और वर्ष 2070 तक नेट जीरो, जो निवल शून्य है, लक्ष्य हासिल करना। यह भारत का लक्ष्य, और इसे पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत में 5 आप लोग तथ्य देख लिए। उसके बाद भारत की दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति जो है, लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, जो है LTLCDS, ठीक है, को यानी UNFCCC को LTLCDS सौंपी जाती है। भारत ने 2022 में अपनी LTLCDS जो है प्रस्तुत की। इस रणनीति के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, ट्रांसमिशन ग्रिड को अपग्रेड करने और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से दोस्तों आज का यह वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद।